वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें क्या है, अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। तो जब न्यू एंड डिवाइडेड नेशन का क्या मतलब है, नया देश बना हमारा, है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और एक देश बना। बट ये देश जो है वो बंटवारे के बाद बना था। देश दो बने थे, एक था पाकिस्तान और एक था हिंदुस्तान, इंडिया, है ना। तो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947 इट फेस्ड अ सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे मुश्किलें हमारे सामने थी। पार्टीशन हुआ था, है ना, बंटवारा हुआ था। तो 8 मिलियन यानी कि 80 लाख रिफ्यूजी का मतलब होता है वो लोग जो अपना देश छोड़ करके कहीं और उनको जाना पड़ता है। तो 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री फिर गए थे। कंट्री हो गई थी, पहले तो एक ही देश था। फिर जो इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से हिंदू और सिख जो है इंडिया आए थे। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर लोग का माइग्रेशन हुआ था। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। लोगों ने को अपने घर छोड़ने पड़े थे, अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ी थी। दैट देन देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ऑलमोस्ट 500 ऑफ देम। तो ये तो लोगों को इधर उधर जाना पड़ा था। और हमारे देश के बीच में ही जो पहले हिंदुस्तान था, जो कि बहुत बड़ा एक देश था, इसमें बहुत सारे रजवाड़े भी थे। जो राजा महाराजाओं के बहुत सारे इलाके थे, उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। तो ये लगभग 500 थे। तो क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो कह दिया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाएं, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो ये राजा महाराजा हैं, इनकी मर्जी है तो ये अपना अलग देश बना ले। तो सोचिए, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 200 देश हैं और इंडिया में ही 500 देश बनने को तैयार हो रखे थे, है ना। तो हर कोई ना कोई राजा, कोई नवाब, है ना, कोई रूल करता था, जो बहुत ही मुश्किल से एक नया नेशन को ज्वाइन करने को रेडी हुए थे। वो चाहते थे कि वो अपना आज़ाद देश रखें। प्रॉब्लम जो थी रिफ्यूजीज़ ने काफ़ी ज़्यादा फेस की थी। एंड ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड टू बी एड्रेस्ड। अभी प्रिंसली स्टेट किस तरीके से अपने देश में मिलाए जाए, इंडिया में मिलाए जाए, और कैसे ये जो इतने शरणार्थी आ रहे हैं, जो जैसे कि पाकिस्तान से इंडिया में लोग आ रहे हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर अच्छे से रखा जाए, ये हमारे देश के नेताओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। In the longer term, the new nation had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectations of its population। तो इस तरीके का मतलब देश होना चाहिए, इस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए जो पूरे देश को बांध करके रखे और अच्छे से जिससे देश चल जाए। महात्मा गांधी के, ये देखिए जो पिक्चर है, इतनी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर लोग हैं। ये महात्मा गांधी के जो एशेज़ हैं, उनकी जो अस्थियाँ हैं, बीइंग इमर्स्ड इन इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में उनकी अस्थियों को बहाया गया था। लगभग आज़ादी के 6 महीने बाद द नेशन वॉज मॉर्निंग मतलब वो अफसोस जता रहा था, दुखी हो रहा था। और 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी का असैसिनेशन हो गया था। असैसिनेशन का मतलब होता है, देखिए असैसिनेशन मेनली शब्द इस्तेमाल किया जाता है जब किसी राजा को या फिर किसी बहुत बड़े नेता को जान से मार दिया जाता है, तो तब कहते हैं असैसिनेशन हुआ था बाया फेनाटिक का मतलब, थोड़ा जिसके दिमाग में कुछ दिक्कत चल रही हो, एक पर्सन थे नाथूराम गोडसे, उन्होंने गांधी को मार दिया था, गांधी जी को, बिकॉज ही डिसएग्रीड विद गांधीज कन्विक्शन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। क्योंकि नाथूराम गोडसे को ये लगता था कि गांधी जो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ में रह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हिंदू मुस्लिम शांति से साथ में नहीं रह सकते, ऐसा नाथूराम गोडसे का मानना था। इसलिए उन्होंने गांधी जी को मार दिया था। उस शाम अ स्टन्ड नेशन, मतलब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि ये क्या हो गया, गांधी जी कैसे मर गए। तो जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था ऑल इंडिया रेडियो पे। उस समय टीवी तो होते नहीं थे, तो रेडियो ही चलता था। उन्होंने बोला था, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, दोस्तों और साथियों, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज़ डार्कनेस एवरीवेयर, आर अ बिलव्ड लीडर। मतलब हमारे, ये कहते हैं कि दोस्तों और साथियों, जो रोशनी है वो हमारी ज़िंदगी से जा चुकी है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा प्यार पाने वाले लोगों के जो लीडर थे, फादर ऑफ आवर नेशन, ये अब नहीं रहे। तो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी जब गांधी जी की अस्थियों को बहाया जा रहा था। इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947 वॉज लार्ज, मतलब 1947 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 345 मिलियन। तो अब देख लीजिए 345 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मतलब बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन थी। इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, और मतलब बटी हुई भी थी। डिवीजन थे हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में, मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस्ड अदर फेथ्स। तो मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर तो हिंदू थे और बाकी जो दूसरी
दूसरे धर्म फॉलो करते थे। सिटीजन्स ऑफ दिस वास्ट लैंड, मतलब इस बड़े से देश के जो नागरिक थे वो बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनते थे, अलग खाना खाते थे और अलग तरीके के उनके प्रोफेशंस थे, अलग अलग तरीके के काम किया करते थे। हाउ कुड दे बी एबल टू लिव टुगेदर इन वन नेशन? अब यार इतने सारे अलग अलग तरीके के लोग एक देश में एक साथ मिलकर के किस तरीके से रह सकते हैं? टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। अब यूनिटी थी कि भाई साथ मिलकर के, यूनिटी की प्रॉब्लम थी कि कैसे एक साथ मिलकर के ये लोग रहेंगे, और प्रॉब्लम ये भी थी कि किस तरीके से इस देश का डेवलपमेंट किया जाए, किस तरीके से प्रगति के रास्ते पे इस देश को लेकर के जाया जाए। आज़ादी के समय वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस। तो जब आज़ाद हुआ था तो हमारा देश, ज़्यादातर हमारे देश के लोग गाँव में रहते थे। फार्मर्स एंड पीजेंट्स डिपेंडेंट ऑन द मानसून फॉर देयर सर्वाइवल। तो किसान हो गए, है ना, और जो खेती करते हैं लोग वो किस पर? मानसून पर। आज भी मानसून पर डिपेंड है। मानसून क्या होता है? देखिए, मानसून होती है बारिश का मौसम। जो बारिश होती है हमारे देश में उसको मानसून कहते हैं। तो आज भी हमारे देश के किसान मानसून पर डिपेंड है। उस समय आज़ादी के समय सोचिए कि कितने ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, है ना। तो नॉन फार्म सेक्टर जो है वो रूरल मतलब इकोनॉमी था। नॉन फार्म सेक्टर का मतलब होता है कि फार्म सेक्टर जो खेती से रिलेटेड हो, है ना, और नॉन फार्म सेक्टर जैसे कि बुनकर हो गए जो बुनाई करते हैं, या फिर जो लोहार हो गए, ये सारे नॉन फार्म सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, मतलब किसी भी देश के। फॉर इफ़ द क्रॉप्स फेल, अगर क्रॉप फेल हो जाए तो बार्बर्स हो गए, कारपेंटर हो गए, वीवर्स हो गए, और बाकी सारे सर्विस ग्रुप भी, उनको भी उनकी सर्विस के लिए पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर किसान के पास पैसे नहीं होंगे तो वो बाल कैसे कटवाएगा, वो अपनी चप्पलें कैसे बनवाएगा, है ना। ये सारी कारपेंटर, वो कारपेट कैसे खरीदेगा। तो अगर रूरल एक तरह से फसल ख़राब हो जाती थी तो देश की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में पहुंचाया करती थी उस समय। सिटीज़ में फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम विद लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर। शहरों की भी बात करें तो जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे वो बहुत ही ख़राब कंडीशंस में रहते थे। उनके पास एक्सेस नहीं थी, मतलब ना ही ज़्यादा वो पढ़ाई लिखाई कर पाते थे और ना ही हेल्थ केयर अच्छी थी। क्लियरली जो नया नेशन था हैड टू लिफ्ट इट्स मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय प्रमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री। तो अब अगर इंडिया को डेवलप करना था और अपने देश को आगे बढ़ाना था तो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बनानी पड़ती। मतलब प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? सपोज करिए कि आपने 1 किलोमीटर के लैंड पे खेती करी है और आपकी 100 किलो फसल हो रही है सपोज, और अगर आप 1 ही किलोमीटर के लैंड पे प्रोडक्टिविटी अगर आपकी बढ़ जाती है तो हो सकता है 1000 किलो भी फसल हो जाए। तो ये होती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मतलब एरिया उतना ही यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा फसल उग रही है। जैसे आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि आप 1 घंटे में 1 चैप्टर कवर कर रहे हैं, या फिर आप 1 घंटे में 1 पेज ही कवर कर पा रहे हैं अपने सिलेबस का। तो आप प्रोडक्टिव कब होंगे? जब आप 1 घंटे में 1 चैप्टर कवर कर रहे होंगे। तो ये होती है प्रोडक्टिविटी। तो अब अगर हमारे देश को पॉवर्टी होता है गरीबी से बाहर निकालना है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, नई नई जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगानी होंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दे। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। तो मतलब यूनिटी, एकता, और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो साथ साथ चलने की ज़रूरत होती है। अगर डिविजन्स जो हो जाते हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में इंडिया के वर नॉट हील्ड, उनको ठीक ना किया जाए, दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अगर ये जो भेदभाव हैं देश में लोगों के बीच, अगर इनको सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो हाई कास्ट जो है वो फाइट करने लगेगी लो कास्ट के साथ, हिंदू मुस्लिम के साथ लड़ाइयाँ करने लगेंगे, इस तरीके से लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। सेम टाइम पे अगर फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स मतलब होता है फल मतलब हिंदी में, और अगर हम वैसे भी देखें कि फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, अगर जो डेवलपमेंट हो रही है इसका फ़ायदा सबको ना पहुँचे, हर किसी तक ना पहुँचे पॉपुलेशन में, तो फिर और फ्रेश डिवीज़न क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि रिच और पुअर का, अमीर गरीब का डिवीज़न भी क्रिएट हो सकता है। शहर और कंट्री साइड होता है गाँव का भेदभाव हो सकता है बिटवीन रीजन्स ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्पेरस एंड द रीजन दैट वर लैग्ड बिहाइंड। तो आज तो यही हो गया ना, कुछ एरिया हमारे देश के इतने अमीर हैं, इतने प्रॉस्पेरस हैं, और कुछ एरिया इतने ज़्यादा गरीब है या फिर वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गए हैं। आज के टाइम में हमें देखने को मिल रहा है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान होता है जिसमें हमारे देश के कानून लिखे हुए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी ड्यूटीज़ और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो है हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। Between December 1946 और November 1949, some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future. तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में लगभग
हम 300 इंडियंस हमारे देश के 300 लोगों ने काफ़ी सारी मीटिंग्स करी कि हमारे देश का पॉलिटिकल फ्यूचर आखिर होगा कैसा। मीटिंग्स जो थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो ये मीटिंग्स होती थी नई दिल्ली में हेल्ड मतलब करवाई जाती थी, बट जो पार्टिसिपेंट्स थे केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो दिल्ली में ये मीटिंग्स होती थी बट पूरे देश से लोग आते थे इसको मतलब मीटिंग को हेल्ड करने के लिए या फिर मीटिंग करने के लिए, क्योंकि 300 लोग जो थे वो देश के अलग अलग कोनों से थे और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से थे। डिस्कशन होते थे कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश के संविधान को फ्रेम किया जाएगा। और हमारे देश का संविधान है वो लगभग 2 साल 11 महीने और दिन में भूल गई कितने थे, हाँ तो मतलब लगभग ऑलमोस्ट 3 ईयर्स में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनके कंप्लीट हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 को ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी थी। वन फीचर उसी 26 नवंबर को इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे भी मनाया जाता है। वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इट्स एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो एक जो फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत बार आप लोगों को बता रखा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हर किसी वयस्क नागरिक को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का या समुदाय का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। सिंपल भाषा में 18 ईयर से ऊपर कोई भी हो, लड़का लड़की, और उनका वोटर आईडी में नाम हो, मतलब कोई भी दर्ज करवा सकता है अपना नाम, और इस देश का अगर नागरिक है ना तो उसको वोट देने का अधिकार है। मतलब वोट देने का अधिकार पढ़ाई लिखाई अमीरी गरीबी किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप 18 साल से ऊपर हैं और इंडिया के नागरिक हैं। ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन द स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। उस समय पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, संविधान बनाया गया था, तो वोटिंग एज 21 रखी गई थी, अब तो 18 हो गई है। 1989 के बाद से 18 हो गई थी। दिस वॉज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप, ये काफ़ी बड़ा स्टेप था। फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज़ देयर ओन लीडर्स। तो इससे पहले कभी भी इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था कि वो अपने लीडर्स को खुद चुने। दूसरी कंट्रीज़ में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस। मतलब ये जो राइट है वोट देने का वो काफ़ी स्टेजेस में आया। पहले उन मेन को दिया गया था, हमारे देश की बात नहीं कर रहे अभी हम, हमारे देश में तो स्टार्टिंग से सबको दे दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम दुनिया के हर एक देश में पहले उन्हीं लोगों को दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, आदमियों को। फिर उसके बाद जिनकी मैन वर एजुकेटेड ऑल्सो, जिनके पास एजुकेशन होती थी, उन लोगों को भी वोट देने के अधिकार में ऐड कर लिया गया। फिर जो वर्किंग क्लास मैन थे उनको वोट देने का अधिकार मिला काफ़ी लंबी स्ट्रगल के बाद। फाइनली बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड द वोट। फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई, बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए, फिर अमेरिकन और ब्रिटिश वुमेन को, औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिला था। ऑन द अदर हैंड इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ तभी हर किसी को वोट देने का अधिकार मिल गया, रिगार्डलेस कि उसका कोई जेंडर हो, वो औरत है आदमी है, कोई किसी क्लास का, वो अमीर है गरीब है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि आप किसी को, एक गरीब इंसान को, एक गरीब अनपढ़ इंसान को वोट देने का अधिकार इसलिए ना दें क्योंकि उसने गुनाह किया है कि वो गरीब है। तो इस तरीके की बातें हमारे देश के लीडर्स ने कही थी। जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूसिंग द रिजोल्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू हैं और ये रिजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कि क्या क्या होगा हमारे संविधान में ये बता रहे हैं। अब सेकंड फीचर, फर्स्ट फीचर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर वयस्क नागरिक को हमारे देश में वोट देने का अधिकार है। सेकंड फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ टू ऑल सिटीजन्स। हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके पास समानता का अधिकार है, चाहे आप हों चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, आप लोग कानून की नज़र में बिल्कुल इक्वल हैं। बट हाँ, आप कहेंगे कि उनको तो सिक्योरिटी, क्योंकि उनका एक ओहदा, उन्होंने वो ओहदा जीता है ना। तो बाकी अगर वो कोई क्राइम करेंगे तो उनको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी आपको मिलेगी अगर आप कोई क्राइम करते हैं। तो हमारे देश के कानून के अकॉर्डिंग ये है इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स। कानून के सामने सारे के सारे नागरिक बिल्कुल बराबर हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन। तो भाई उसकी कोई भी कास्ट हो, किसी पर्सन की, किसी भी धर्म का हो, अगर उसने कोई गुनाह किया है तो उसको उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी कि किसी दूसरे अमीर या इन्फ्लुएंशियल पर्सन को। देयर वर सम इंडियंस हु विश दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियल्स। कुछ चाहते थे कि जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं या जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए देश में चीज़ें। बट इंडिया इटसेल्फ भी रन एज अ हिंदू स्टेट, और कुछ चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र के तौर पर इंडिया को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान का कि उन्होंने पाकिस्तान में तो इस्लाम धर्म के बेसिस पे देश को चला रहा है और उनकी खुद की कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी। बट हमारे देश के काफ़ी सारे लीडर्स ने कहा कि वो
पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का देश हो सकता है, मगर हमारा भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं, हर एक धर्म जाति संप्रदाय के जो भी लोग इस देश में रहते हैं, ये देश सबका बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से हाउएवर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो उनकी ओपिनियन थी कि इंडिया जो है वो एक हिंदू पाकिस्तान नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा, हर किसी के लिए देश होगा। बिसाइड मुस्लिम्स इंडिया ऑल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसी और जैन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको सेम राइट्स दिए गए हिंदू के बराबर, मतलब किसी को कोई भी धर्म, कोई भी जाति हो, कुछ भी हो, हमारे देश में सब बराबर हैं। सबको सेम अपॉर्चुनिटी दी गई, सबको जॉब्स में सेम अपॉर्चुनिटी दी गई, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब हो। हाँ, रिजर्वेशंस जो हैं वो असमानताओं को हटाने के लिए किया गया है। जो असमानता है वो हट के सब समान आ जाए, इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके बारे में खैर अभी नहीं देखेंगे हम, हमारे देश में सब कोई बराबर है, ये बात है। थर्ड फीचर है, अ थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इज ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। तो थर्ड फीचर है, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, उनको थोड़े कुछ फ़ायदे पहुँचाए जाए। जो प्रैक्टिस की जाती थी अनटचेबिलिटी की, मतलब ये तो अछूत है, और कहा जाता था स्लर है, ब्लॉट है ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया, कि भाई इंडिया का जो स्वर्णिम नाम है वो उसके नाम पर अनटचेबिलिटी एक धब्बा है, धब्बा ऑब्वियसली यार, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अपने ही देश के नागरिकों के साथ भेदभाव करेंगे तो वो देश ही कैसा है ना। तो इस प्रैक्टिस को हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और हिंदू टेम्पल्स जो कि प्रीवियसली सिर्फ हाई कास्ट के लिए ओपन थे, अब वो हर किसी के लिए ओपन हो गए हैं। अगर ऐसा कोई मंदिर है जो लो कास्ट के लिए या फिर किसी को उसमें जाने की मनाही की जाएगी तो भाई उस पर केस किया जा सकता है। काफ़ी लंबी डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये भी रिकमेंड किया दैट सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर एज वेल एज जॉब्स इन गवर्नमेंट बी रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट। फिर रिजर्वेशन की बात भी यहाँ पर आ गई कि लोअर कास्ट जो है उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है सदियों से, इसलिए उनको ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। इट हैड बीन आर्ग्यूड बाय सम दैट अनटचेबल और एज दे वर now known Harijan candidates did not have good enough grades to get into the prestigious Indian एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो प्रेस्टिजियस IAS ऑफिसर मतलब DM बनने के लिए भी उनको रिजर्वेशन मिले, क्योंकि वो इतनी ऊंचे ओहदे पर जाएंगे तो उनकी समाज में इज्जत ज़रूर बढ़ेगी। But as one of the members of the Constituent Assembly, H.J. Khandekar argued it was the upper caste who were responsible for Harijans being unfit today. Addressing his more privileged colleagues, Khandekar said, तो उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट है इसकी वजह से हरिजन की जो इतनी बुरी कंडीशंस हैं वो ये अपर कास्ट की वजह से। उन्होंने कहा कि हमें सदियों से, सालों से, हज़ारों सालों से दबाया गया है। You engaged us in your service to serve your own ends and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our hearts work nor we able to march forward। तो उसमें ये बोलते हैं कि हज़ारों सालों से आप लोगों ने, अपर कास्ट ने हमें इतना दबाया है, इतनी हमारी सोल तक को आप लोगों ने दबा के मार दिया है। ना ही आज हमारे दिमाग चलते हैं, ना ही बॉडी चलती है, और ना ही हमारा दिल ही काम करता है। अब हम लोग इतनी मतलब बुरी कंडीशन में है कि साथ खड़े होने की कंडीशन में भी नहीं है कि हम अपने हकों के लिए लड़ाई कर सकें। फिर आगे आता है अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स द आदिवासीज, अनटचेबल्स जिनके साथ बुरा हुआ, आदिवासी जिनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया जॉब्स में। लाइक द शेड्यूल कास्ट दीज इंडियंस टू हैड बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो कहते हैं ना कि जंगली हैं, इनको तो कुछ नहीं आता है, इस तरीके की बातें जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं उनके साथ की जाती थी। ट्राइबल्स हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ट्राइबल्स को मॉडर्न हेल्थ केयर और एजुकेशन से भी दूर रखा गया, उनको उनके लैंड से निकाला गया, जंगलों से, और पावरफुल आउटसाइडर्स आए, बाहर के लोग आए और उनके जंगलों पर कब्जा कर लिया गया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। तो नई प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेंट टू मेक दीज अमेंड्स फॉर दिस। तो ये जो नई प्रिविलेजेस उनको दी गई हैं गवर्नमेंट सीट्स के लिए, रिजर्वेशन जो दिया गया है SCs को, STs को, इसलिए दिया गया है ताकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को वो की भरपाई की जाए और समाज में उनकी इज्जत बढ़ सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी सारे दिन बिताए थे ये तय करने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर और स्टेट गवर्नमेंट की पावर मतलब कितनी कितनी किसके पास होंगी। कुछ मेंबर्स ने सोचा कि सेंटर्स इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट, कुछ ने कहा कि सेंटर का इंटरेस्ट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है हमारे देश में, जिससे प्राइम मिनिस्टर बनता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट होती है, चीफ मिनिस्टर है ना, अलग अलग होते हैं। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, तो इसके बारे में भी डिबेट हुई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए।
तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वही देश को सही तरीके से चला सकता है, इस पोजीशन में होगा कि वो देश के भले के लिए काम कर सके पूरी तरीके से। कुछ मेंबर्स को ये भी लगा कि प्रोविंसेस यानी कि जिन्हें हम स्टेट कहते हैं उनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा स्वायत्त, ताकि वो अपनी मर्जी से काम कर सकें, ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए। मैसूर से कुछ मेंबर्स थे वो फियर करते थे कि अंडर प्रेजेंट डेमोक्रेसी इज सेंटर्ड इन दिल्ली, इट इज़ नॉट अलाउड टू वर्क इन द सेम सेंस एंड स्प्लिट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो वो कहते हैं कि ठीक है, दिल्ली में तो सरकार डेमोक्रेसी जैसी चल जाएगी, बट बाकी देश का क्या होगा, क्या वहाँ चल पाएगी इस तरीके से। मेंबर्स जो थे मद्रास से उन्होंने इंसिस्ट किया कि इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना वेलबिंग की लोगों की, वो प्रोविंसेस को देनी चाहिए, शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो मद्रास से काफ़ी नेता थे, उन्होंने कहा कि ज़्यादा पावर जो स्टेट्स हैं उनके पास होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू बैलेंस दीज कंपीटिंग क्लेम्स बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल मतलब सही तरीके से बंटवारा किया गया, 3 लिस्ट बनाई गई। एक थी यूनियन लिस्ट और जिसमें सब्जेक्ट्स थे टैक्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। तो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स थे टैक्सेस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, विच वुड बी एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर। तो टैक्स हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स वो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स थे वो था एजुकेशन एंड हेल्थ, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टेट्स की। देखिए ये ना इंपॉर्टेंट है, 3 लिस्ट बनाई गई, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें डाली गई, वो सारी की सारी स्टेट काम करेगी। यूनियन लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें डाली गई, वो सारे काम यूनियन देखेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई जो दोनों के दोनों डिसीजन लेंगे, स्टेट और सेंटर मिलकर के उसमें डिसीजन ले सकते हैं, फिर अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट में टैक्स, मतलब टैक्स कैसे कैसे चलेगा वो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। डिफेंस कैसे चलेगा, देश को प्रोटेक्ट करना, फॉरेन अफेयर्स बाहर के देशों से कैसे रिलेशन होंगे, ये सब यूनियन में आया। स्टेट लिस्ट में आए सब्जेक्ट जैसे कि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, ये स्टेट में आए। कॉन्करेंट लिस्ट में आए जैसे कि जंगल हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों की दोनों जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते थे। अब देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पर हैं, है ना, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनका जन्म 1891 में हुआ था और डेथ हो गई थी 1956 में। और रिस्पेक्टिवली इनको मतलब काफ़ी प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था। बिलोंग टू मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली को बिलोंग करते थे। एक लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे और दलित लीडर थे, और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। अब यहाँ से देख लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ से पार्ट पे काफ़ी बड़ा हो रहा है ना वीडियो, यहाँ से इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने कि इंडिपेंडेंस हम लोग को किस तरीके से मिली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा कैसे बनी थी और कैसे कैसे ST SCs को अलग अलग रिजर्वेशन राइट्स दिए गए थे, वो सब हमने देख लिया था। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था इस चैप्टर को, तो काफ़ी सारा हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मतलब दूसरी मेजर डिबेट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो थी कि भाई लैंग्वेज हम लोगों को कौन सी रखनी चाहिए। तो मेजर डिबेट जो थी वो कि भाई कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। मेंबर्स को लगता था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको अंग्रेज़ों के साथ ही इंडिया से चला जाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को लगता था कि भाई अब अंग्रेज़ चले गए तो हमारे देश से अंग्रेज़ी भाषा भी चली जानी चाहिए, और वो चाहते थे कि जो है हिंदी को अपना लिया जाए। हाउएवर काफ़ी सारे ऐसे लोग भी थे जो लोग हिंदी नहीं जानते थे और उनकी अलग ओपिनियन थी। स्पीकिंग इन द असेंबली, मतलब असेंबली में बोलते हुए टी कृष्णामाचारी ने कन्वे किया एक वार्निंग ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ साउथ, मतलब साउथ के लोगों की तरफ से उन्होंने कहा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से हम लोग ब्रश ले लेते हैं। हाँ, तो साउथ के लोगों की तरफ से टी कृष्णामाचारी ने ये कहा कि अगर आप लोग हिंदी को अपनाएंगे ना, तो अगर आप हिंदी को अपना लेंगे तो हिंदी भाषा जो नहीं बोलते हैं राज्य, हिंदी भाषा ना बोलने वाले राज्य, जैसे कि जो साउथ की स्टेट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब एक डिवीज़न सा भी हो सकता है देश का, मतलब देश का बंटवारा हो सकता है इस तरीके से। तो इसलिए फाइनली हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ना कि नेशनल लैंग्वेज का। और इंग्लिश जो है उसको कोर्ट्स में इस्तेमाल करने की कहा गया कि भाई इंग्लिश का हम लोग कोर्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। और
ये इसमें बताया गया कि काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अगर हम लोग रोल माने तो वो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। वो थे चेयरमैन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। एक सेकेंड, यहाँ पे ये साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना। हाँ, तो जो बी आर अम्बेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। उनके ही सुपरविजन में, मतलब उनकी ही एक तरह से आप कह लीजिए कि देख रेख में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे के सारे जो प्रस्ताव पास हुए थे और किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सिस्टम रहेगा, वो सारा उनका ही दिया हुआ हमें एक मेनली जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जानकार थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें से जो एक प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो तो मतलब पूरे राजेंद्र प्रसाद थे, मगर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और उन्होंने ही पूरे ड्राफ्ट बनाया कि भाई क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक, हिंदी में कहे मसौदा, या फिर अगर इंग्लिश में कहे एक समरी से बना दी, या फिर मेन पॉइंट्स रख दे, फिर उसके अंदर के पॉइंट्स का डिस्कशन होकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं होगी, मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपने सबको इक्वल राइट्स दे दिए, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब बेसिकली अगर हम लोग बहुत ही सरल भाषा में समझें कि सारे के सारे लोग जिसमें सरकार की नज़र में बराबर होते हैं, वो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की सबके पास बराबर पैसा हो, सोशल डेमोक्रेसी की सबका सोशल स्टेटस जो है वो बराबर हो। तो सिर्फ राइट टू वोट दे देने से ऑटोमेटिकली जो ये इनइक्वालिटीज़ है, रिच की और पुअर की और अपर कास्ट की लोअर कास्ट की जो भेदभाव है वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राइट दे पा रहा है। अब हम लोग, उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो कहते हैं कि हम लोग एंटर करने जा रहे हैं लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस की, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस की लाइफ को हम एंटर कर रहे हैं। पॉलिटिकली हमारे देश के सारे लोग इक्वल हैं, बट सोशल और अगर इकोनॉमिक लाइफ की बात हम देखें तो हम सब क्या हैं, हम सब अभी भी अनइक्वल हैं। पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग तो हम लोगों को सारे के सारे वन मैन वन वोट, मतलब वन पर्सन वन वोट की हम लोगों को दे दिया गया है कि एक पर्सन का एक वोट है। बट क्या सच्चाई में ऐसा है? वन वोट वन वैल्यू तो है, मतलब एक इंसान का एक वोट है, बट क्या इंसान सारे के सारे आपस में इक्वल हैं? क्या हमारे पास सोशल इकोनॉमिक लाइफ में कोई इक्वालिटी है? सोशल इकोनॉमिक लाइफ में तो इक्वालिटी नहीं है। तो भाई ये वाली सारी चीज़ें उन्होंने कही थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हम डेमोक्रेसी बन पाए हैं, हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सब लोग के पास समानता का अधिकार तो है, बट सब लोग समान भी हो, एक्चुअल सोशल स्टेटस भी हमारा सेम हो और रिच और पुअर का डिफरेंस भी बहुत कम हो, हमारा वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सही हो, और वन मैन वन वोट वन वैल्यू की तरह वन मैन वन वैल्यू भी होना चाहिए। मतलब एक वोट की एक वैल्यू है तो एक इंसान की भी एक वैल्यू हो। इस तरीके की बातें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। हाउ वर स्टेटस टू बी फॉर्म्ड, ये जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स किस तरीके से फॉर्म की जाए, भाई ये वाली भी बड़ी दिक्कत थी कि स्टेट को किस तरीके से फॉर्म किया जाए। 1920s के टाइम पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो एक मेन पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल, ये अच्छा नहीं लग रहा, यही वाला ले लेते हैं चलिए, फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। वो चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो, और एक मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा उसके बाद किस तरीके से उसमें क्या क्या होगा, फिर उसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था, तो इसमें क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी मेन पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल मतलब आज़ादी की लड़ाई करी थी। जैसे इंडिपेंडेंस मिल गई, हर मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव इट्स ओन प्रोविंस। तो मतलब इस तरीके की बातें भी कहते थे कि जो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मतलब लिंग्विस्टिक ग्रुप का क्या मतलब है, भाषा के आधार पर अगर आप लोग राज्य बांटते, सब जैसे कि मेनली भाषा के आधार पर साउथ इंडिया के राज्य बटे हुए हैं, मलयालम वाले भाषा का केरला है, तमिल बोलने वालों का तमिलनाडु है ना, तो इसी तरीके से तेलुगु बोलने वालों का वो है आंध्र, और कन्नड़ बोलने वालों का कर्नाटक है। इस तरीके से प्रोविंस बांट दिए गए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब एक भाषा बोलने वाला ग्रुप, प्रोविंस आप स्टेट के बराबर समझ लीजिए जो राज्य होते हैं। हाउएवर इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस ने ये इस तरीके के स्टेप्स नहीं लिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाषा के आधार पर हम राज्य बांट देंगे। जब इंडिया
डिवाइड हुआ रिलीजन के बेस पे, डिस्पाइट द विशेस एंड एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी। डिस्पाइट द विशेस मतलब महात्मा गांधी तो नहीं चाहते थे हमारे देश का बंटवारा हो भाषा या फिर धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हो गया, तो राजनेता हमारे देश के जो लीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि भाई धर्म के आधार पर तो बंटवारा हो गया है, अगर लैंग्वेज के आधार पर भी हो गया, अलग अलग स्टेट्स हमने बांट दिए तो फिर से मतलब सेपरेशन की फीलिंग ना आ जाए। तो इस तरीके की जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस थी इसको बनाने की बात थोड़ी सी वो अवॉइड करने लगे। तो कि गांधी जी का भी देश का जो सपना था एक भारत का वो भी टूट गया था। तो पार्टीशन के बाद देखिए क्या हुआ, मोर देन 1 मिलियन पीपल, लगभग 10 लाख लोग राइट्स में, दंगों में मारे गए, हिंदूज और मुस्लिम मतलब दोनों मिला करके 10 लाख लोग मारे गए थे दंगों में। अब क्या ये कंट्री जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर इसका बंटवारा किया जा सकता था? बोथ प्राइम मिनिस्टर जो थे नेहरू और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वो अगेंस्ट थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि लिंग्विस्टिक स्टेट भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं। बट जब पार्टीशन हुआ नेहरू ने कहा कि डिस्ट्रप्शनिस्ट टेंडेंसी हैड कम टू द फोर्स टू चेक देम, द नेशन हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड और एज पटेल पुट। तो भाई नेहरू ने कहा कि भाई जो डिस्ट्रप्टिव चीज़ें हैं जो देश को तोड़ती हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए और हमारे देश को एक साथ मिलकर के एकजुट रहना चाहिए। पटेल कहते हैं, पटेल ने इसी बात को इस तरीके से कहा, देखिए कि फर्स्ट एंड द लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मूवमेंट एट द प्रेजेंट मोमेंट इज़ दैट इट शुड बी अ नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिलहाल आज़ादी के समय देश के लिए है कि भाई हम एक देश बन जाएं। हर चीज़ जो कि देश की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैज़ टू गो फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग विच थ्रोज ऑब्स्टिकल इन इट्स वे हैड टू बी रिजेक्टेड। तो इन्होंने कहा कि जो भी चीज़ देशभक्ति की भावना लोगों में मतलब उत्पन्न करती है या क्रिएट करती है उसको ही हमें आगे लेकर के चलना चाहिए, उसके अलावा जो भी चीज़ें उन सबको हटा देना चाहिए। वी हैव अप्लाइड दिस टेस्ट टू लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस ऑल्सो एंड बाय दिस टेस्ट आर ओपिनियन कैन नॉट बी सपोर्टेड। तो भाई अगर लिंग्विस्टिक स्टेट भाषा के आधार पर हम लोग राज्य बना देंगे तो ये यूनिटी की जो फीलिंग है कि भाई ये पूरा देश हमारा है, ये की फीलिंग कैसे रह जाएगी, है ना। तो इस तरीके की बातें नेहरू और वो सोचते थे पटेल। तो नेहरू और पटेल का मेनली क्या मानना था कि अगर भाषा के आधार पर हम राज्यों को बांट देंगे तो हो सकता है लोगों में देश के प्रति प्यार कम हो जाए, तो वो नहीं चाहते थे। बट फिर क्या हुआ, कांग्रेस लीडर वुड नाउ गो बैक ऑन देयर प्रॉमिस क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। अब पहले तो कांग्रेस लीडर्स ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, बट अब उन्होंने मना कर दिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन गया जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनके लिए। कन्नड़ स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स, मराठी स्पीकर्स ऑल लुक्ड फॉरवर्ड टू हैव देयर ओन स्टेट। सब चाहते थे कि भाई अपना अपना सबका स्टेट हो। सबसे भयंकर प्रोटेस्ट जो है वो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ ऑफ व्हाट वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी पहले आज़ादी के टाइम पर, आज़ादी से पहले, जिसमें आज का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह वाला, कर्नाटक वाला भी काफ़ी रीजन आता था। तो जो तेलुगु स्पीकर्स थे वो अपने लिए एक अलग स्टेट की, अलग राज्य की मांग करने लगे। मद्रास प्रेसिडेंसी से वो अलग होना चाहते थे तेलुगु स्पीकर्स जो थे। जब नेहरू ने कैंपेन स्टार्ट किया अपना, जनरल इलेक्शंस जो हुए थे 1952 के टाइम पर, तो पहले हमारे देश के इलेक्शन 1952 में हुए थे, उसमें जो तेलुगु स्पीकर्स थे वो नेहरू की रैली में काले झंडे लेकर के आए और स्लोगन्स उन्होंने बनाए कि वी वॉन्ट आंध्र, हमें आंध्र चाहिए, आंध्र प्रदेश चाहिए। इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर अ वेटरन गांधीयन नेम पोट्टी श्रीरामुलु वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र स्टेट। तो वेटरन का मतलब होता है जो काफ़ी लंबे समय से किसी एक काम में लगे होते हैं। तो एक पर्सन थे जिनका नाम था, एक तरह से हमारे देश के रिवॉल्यूशनरी कह लीजिए या फिर आप गांधीवादी थे। वो गांधी को काफ़ी ज़्यादा, महात्मा गांधी को काफ़ी ज़्यादा मानते थे, उनके ही तरीकों को फॉलो करके वो प्रोटेस्ट करते थे। तो पोटी श्रीरामुलु जो कि आंध्र प्रदेश के काफ़ी बड़े लीडर थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए वो कि भाई आंध्र प्रदेश की डिमांड होनी चाहिए। तेलुगु स्पीकर्स के लिए अलग देश, अलग स्टेट, देश नहीं अलग स्टेट होना चाहिए। तो फास्ट चलता रहा और उनके सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग आते रहे। हड़ताल बंद जो हैं वो काफ़ी सारे हड़ताल हुई, बंद आयोजित किए गए काफ़ी सारे इलाकों में। तो हंगर स्ट्राइक पर पोटी श्रीरामुलु बैठे हुए थे, बट फिर भी काफ़ी सारे लीडर्स जो है नहीं मान रहे थे कि स्पेशली नेहरू और पटेल इस बात के फेवर में नहीं थे कि लिंग्विस्टिक स्टेट बने। बट क्या हुआ कि 15 दिसंबर 1952, 58 डेज़ के जो फास्ट के बाद पोटी श्रीरामुलु की हो गई डेथ। न्यूज़पेपर्स में छपा, द न्यूज़ ऑफ पासिंग अवे ऑफ श्रीरामुलु एनगल्फ्ड एंटायर आंध्र इन केओस।
तो भाई क्या हो गया, हड़बड़ी सी मच गई। पोटी श्रीरामुलु काफ़ी बड़े लीडर थे, उनके मरने से आंध्र प्रदेश में तो जैसे हल्ला सा हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इससे डर गई कि इतने भयंकर प्रोटेस्ट हुए थे और डिमांड आंध्र प्रदेश की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर भाई क्या हुआ, एक साल भी नहीं बीता, लगभग 1 अक्टूबर 1953 को नया स्टेट बनाया गया। आंध्र केम इन टू बींग विच सब्सिक्वेंटली बिकम आंध्र प्रदेश। तो पहला हमारे देश का जो राज्य बना था वो था बेसिकली, जो प्रोटेस्ट के बाद फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो बना था 1 अक्टूबर 1953 को, और वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के बाद जब आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी सारी जो और भी स्टेट्स थी भाई वो भी डिमांड करने लगी कि हमें भी भाषा के आधार पर जो है अब आप राज्य बना करके दो। अब इन्होंने तो मांग लिया, और लोग भी मांगने लगे। स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन वॉज सेटअप। अब स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन सेटअप की गई। स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन का मतलब था कि भाई क्या भाषा के आधार पर हम लोगों को राज्य बनाने चाहिए। ऐसी कमीशन बिठाई गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1956 में, और उससे रिकमेंडिंग द रीड्राइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोविंशियल बाउंड्री टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ असमीज, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु स्पीकर रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो भाई एक कमीशन बनाई गई थी, उस कमीशन ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बना दो, और अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग राज्य बनाए गए। लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज टू बी ब्रोकन इनटू सेवरल स्टेट। अब हिंदी स्पीकिंग एरिया तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कई सारे स्टेट्स में बांटना चाहिए। A little later in 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate state of Marathi and Gujarati speakers. तो 1960 में जो एक काफ़ी बड़ा मुंबई प्रोविंस था जिसको बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था, उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। एक बना मराठी बोलने वाले लोगों का स्टेट और एक बना गुजराती स्पीकर्स का। 1966 में पंजाब को भी डिवाइड कर दिया गया। पंजाब में और हरियाणा में पंजाबी स्पीकर्स पंजाब में गए, जिसमें मोस्टली जो थे वो सिख्स थे, और द लेटर फॉर द रेस्ट हु स्पोक नॉट पंजाबी बट वर्जन्स ऑफ हरियाणवी और हिंदी। तो हरियाणा में जो हरियाणवी भाषा बोलने वाले लोग थे उनको हरियाणा मिला। 2 अलग अलग स्टेट बन गए। तो इसमें यहाँ पर देखिए हम लोगों को प्रिंसली स्टेट देखिए पिंक कलर में है। प्रिंसली स्टेट ऐसे स्टेट थे जहाँ पे राजा वगैरह का रूल था, और बाकी जो येलो वाले थे वो ब्रिटिश प्रोविंस थी, मतलब जिसमें अंग्रेजों का शासन था। अब यहाँ पे अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट मतलब जो पहले के प्रिंसली स्टेट थे, और फिर पुराने प्रिंसली स्टेट थे जो अब आज़ादी के बाद तो प्रिंसली स्टेट रहे नहीं ना कोई भी, तो पहले प्रिंसली स्टेट और फिर उसके बाद अलग अलग जो राज्य बने थे। देखिए यहाँ पर आंध्र बना, फिर मैसूर है, मद्रास है, हैदराबाद है। यहाँ पर देखिए ज़रा ये देखिए, ये आंध्र बन गया था, है ना ये, और ये मद्रास बन गया था, ये हैदराबाद है, ये मैसूर है। तो अलग अलग बने हुए हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये पहले पूरा बॉम्बे हुआ करता था। ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो था ये पहले बॉम्बे था, फिर उसके बाद बंटवारा हो गया था। बंटवारा मतलब स्टेट डिवाइड हो गए थे। तो इसमें यही है, स्टेट सीज टू बी प्रिंसली स्टेट बंद हो गई थी, और फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो भाषा के आधार पर बनाई गई थी। ब्रिज ऑन द महानदी रिवर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर। तो काफ़ी सारे अब ब्रिजेस एंड डैम्स बिकम द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस और काफ़ी ज़्यादा डैम्स वगैरह बनाए गए, और एक तरीके से ये सिंबल ऑफ डेवलपमेंट हमारे देश के लिए बन गए। स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब कोई कंट्री का किसी भी एक भाग को, जिसको एक आप राज्य कहते हैं, वही स्टेट होता है बस। अब आता है प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। तो इंडियंस को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काफ़ी सारे प्लान्स बनाए गए, और एक मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस बनाने की तैयारी की गई, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव था एक नई देश को बनाना। तो मतलब इंडिया को गरीबी से बाहर निकालना था, इंडिया के लोगों को गरीबी से बाहर निकालना था, और मेजर ऑब्जेक्टिव था कि भाई देश को आगे बढ़ाया जाए। तो 1950 में गवर्नमेंट ने सेटअप की प्लानिंग कमीशन, जिससे डिज़ाइन हो सके कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। एक ब्रॉड सा एग्रीमेंट बना जिससे कि भाई हमारे देश की इकोनॉमी होगी मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का जो मॉडल है वो अपनाया गया। अब मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी जिसमें भाई स्टेट की भी चलेगी, मतलब गवर्नमेंट की भी जो होंगी वो इंडस्ट्रीज़ होंगी, गवर्नमेंट कंट्रोल भी, और प्राइवेट लोग भी अपनी इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं। तो ये वाली जो इकोनॉमी होती है ये होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया गया, जिसमें बोथ स्टेट और प्राइवेट सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और प्रोडक्शन काम फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ताकि जॉब्स को जनरेट किया जा सके। अब व्हाट स्पेसिफिकली दीज रोल्स वर टू बी, अब ये स्पेसिफिकली क्या रोल होंगे जिसमें इंडस्ट्री इनिशिएट करेगी
initiated by the state and which by the market how to achieve a balance between different regions and state was to be defined by planning commission। तो भाई प्लानिंग कमीशन का काम था कि ये डिसाइड करे कि भाई किस तरीके से कौन कौन सी जो फैक्ट्रीज़ हैं या फिर कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगानी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो रीजनल इम्बैलेंस है, मतलब लोगों का फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो, देश में जो लोग, देश के लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको मतलब सही मिनिमल रेट्स पर अवेलेबल हो सके। कहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगानी चाहिए ताकि जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं वो कम हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें करने का काम प्लानिंग कमीशन को दिया गया, जो कि आज काम मेनली नीति आयोग करता है। 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान के थ्रू पहले 5 साल की प्लानिंग की जाती थी, फिर 5 उसी प्लान के अकॉर्डिंग चला जाता था। 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान आया और इसका जो फोकस था वो था डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। हैवी इंडस्ट्री मेनली जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है ना, जिसमें काफ़ी बल्क में, काफ़ी आप या तो कह लीजिए भारी सामान भी बनता है। आयरन स्टील, मेनली आयरन स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है और ये इंडस्ट्रीज़ बाकी सारी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो डैम्स बनाना, ये सारा का सारा काम सेकेंड ईयर प्लान में, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें ये सब चीज़ें प्लान की गई थी। दीज सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। अब ये जो आयरन एंड स्टील है और डैम बिल्डिंग है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट का काम होगा। और दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री एंड द एफर्ट ऑफ at state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decade। अभी जो भाई इकोनॉमिक पॉलिसी है वो पूरी पूरी गवर्नमेंट डिज़ाइन करेगी और हैवी इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। यही जो है प्रोसेस चलता रहा कुछ और फ्यू डेकेड्स के लिए। डेकेड्स, एक डेकेड में होते हैं 10 साल, तो लगभग 30-40 साल तक यही हमारे देश की इकोनॉमी का प्रोसेस रहा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा रहा। इस अप्रोच के काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे, बट काफ़ी सारे क्रिटिक्स भी थे। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते थे कि भाई ये जो 5 ईयर प्लान है ये काफ़ी सही नहीं है। नेहरू क्या कहते थे? नेहरू काफ़ी बड़े सपोर्टर थे प्लानिंग, मतलब कोई भी काम प्लानिंग से किया जाए, इस बात को नेहरू जी बहुत मानते थे। तो 5 ईयर प्लान को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि ये जो प्लान है ये इंडिया की यूनिटी को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा और इंडिया के लोग एक कोऑपरेटिव मिल करके एफर्ट लें, इसमें हमारी हेल्प होगी। प्लान से हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए, नेहरू जी भिलाई स्टील प्लांट में हैं। तो भिलाई स्टील प्लांट सेटअप किया गया था जो सोवियत यूनियन था ना, फॉर्मर सोवियत यूनियन, आज जो रशिया है और काफ़ी सारे देश जब टूट गए थे सोवियत यूनियन से, तो मतलब पहले सोवियत यूनियन था, उसमें रशिया आता था, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे देश आते थे, यूक्रेन वगैरह, फिर वो टूट गया है ना। तो जो सोवियत यूनियन था वो इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड था। लोकेटेड इन द बैकवर्ड रूरल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, इट केम टू बी सीन एज एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न। तो क्या हुआ कि भिलाई स्टील पावर प्लांट, तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो ऐसे जगह लगाया गया था जो काफ़ी पिछड़ा इलाका था। पिछड़े इलाके में आप प्लांट्स वगैरह लगाओगे, इंडस्ट्रीज़ लगाओगे तो वहाँ का डेवलपमेंट होगा। तो यही प्लानिंग कमीशन का कहना था कि ऐसे अलग अलग एरियाज़ में डेवलपमेंट लाया जाए ताकि पूरे देश में इक्वल डेवलपमेंट आए। सम फेल्ट दैट, कुछ लोगों को लगता था कि प्लानिंग बहुत अच्छी है, कुछ लोगों को लगता था कि भाई ठीक नहीं है, कि जो एग्रीकल्चर पे एम्फेसिस, एग्रीकल्चर को जो इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। कुछ कहते थे कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको नेगलेक्ट कर दिया जा रहा है। प्राइमरी एजुकेशन जो स्कूल लेवल की एजुकेशन होती है उसको हमारे देश के नेता नेगलेक्ट कर रहे हैं। और स्टिल कुछ और बिलीव करते थे दैट इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। कुछ ये भी कहते थे कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो आप लोग फॉलो कर रहे हो, एनवायरमेंट पर इसका क्या असर पड़ेगा आप लोगों को ये भी देखना चाहिए। महात्मा गांधी की फॉलोअर थी मीराबेन। वो इन 1949 में उन्होंने लिखा कि बाय साइंस एंड मशीनरी मैनकाइंड मे गेट ह्यूज रिटर्न फॉर अ टाइम बट अल्टीमेटली विल कम डिसोल्यूशन। तो जो मीराबेन हैं, गांधी जी की काफ़ी बड़ी फॉलोअर थी, वो कहती हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ टाइम के लिए तो डेवलपमेंट आएगा बट लंबे समय में देखेंगे कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों को नेचर के साथ बैलेंस में बना करके रखना चाहिए, अपनी लाइफ को ऐसे डेवलप करना चाहिए ताकि जो नेचर के लॉज के अकॉर्डिंग हो। इफ़ वी आर टू सप्लाई एज अ फिजिकली हेल्दी एंड मॉरली डिसेंट स्पेशीज़, तो अगर हमें फिजिकली हेल्दी और डिसेंट स्पेशी एक ह्यूमन बीइंग को बनाना है तो हम लोगों को इस तरीके से डेवलपमेंट करना होगा ताकि हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं। अब देखिए वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा, अब ये जो है ना ये वाला तो ये छोटा सा वीडियो बनेगा, इसके नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8th
हिस्ट्री बुक का चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का पार्ट 3। काफ़ी सारा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, तो बड़ा चैप्टर है और अच्छे से समझाना होता है, इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं द सर्च फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन जो है वो यूनाइटेड नेशंस में पिक्चर में है, और कृष्ण मेनन ने जो है इंडिया का डेलीगेशन लेड किया था, मतलब इंडिया की तरफ से कृष्ण मेनन गए थे यूएन में 1952 और 1962 में, और इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है उसके बारे में बताया था। देखिए, अलाइन होने का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव रखना, नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम किसी की तरफ झुकाव नहीं रखते हैं, हम अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हम लोग के देश के लिए और सबके लिए जो सही होगा उसी तरीके की फॉरेन पॉलिसी हम फॉलो करेंगे। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? तो देखिए, फॉरेन पॉलिसी का मतलब है जैसे कि इंडिया है, इंडिया का दूसरे दुनिया के बाकी सारे देशों के साथ कैसे रिलेशंस होंगे वो फॉरेन पॉलिसी में आता है। अब द सर्च फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की सर्च में मतलब क्या है? इंडिया को फ्रीडम मिली थी काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशंस के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में काफ़ी कुछ खराब है ना, गलत सलत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे और काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी पूरी दुनिया में, तो उसके बाद ही इंडिया को मिली थी इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के बाद यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था, काफ़ी इन्फेंसी में था, काफ़ी नया नया बना था। 1950s और 1960s में कोल्ड वॉर हुई थी। कोल्ड वॉर जो है रशिया और यूएसएसआर, मतलब बेसिकली यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुई थी। तो कोल्ड वॉर का मतलब है कि मतलब लड़ाई होती रही, मन मुटाव से चलते रहे इन दोनों देशों के बीच, बट कभी एक्चुअल वॉर नहीं हुई। तो काफ़ी ज़्यादा राइवलरी थी, काफ़ी ज़्यादा इनमें दुश्मनी टाइप की थी। तो यूएसए और यूएसएसआर में, तो ये दोनों देश ना दुनिया के बाकी देशों को अपने साइड करना चाहते थे। अब हमारे इंडिया और इंडिया जैसे बहुत सारे छोटे देश थे, मतलब इंडिया तो काफ़ी बड़ा देश है, इंडिया जैसे और भी बहुत सारे देश थे जो नए नए आज़ाद हुए थे, अब वो फिर से यूएसए और यूएसएसआर के कंट्रोल में नहीं आना चाहते थे। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय फॉरेन मिनिस्टर भी थे इंडिया के, उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डेवलप किया इस तरीके से कि इंडिपेंडेंट होगी और नॉन अलाइंड होगी। तो लेड बाय इजिप्ट, यूगोस्लाविया, तो इजिप्ट के जो हेड थे, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना एंड इंडिया, इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर के एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया और कंट्रीज़ से कहा कि भाई आप दो जो मेजर अलाइंस बन चुके हैं यूएसएसआर और यूएसए, आप इनको ज्वाइन ना करें, बल्कि आप नॉन अलाइंड रहें, आप किसी भी और कंट्री के साथ ना हो, आप अपने देश के साथ हो, सबके भले के लिए हो। तो इस तरीके की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, जिसको NAM के नाम से भी जाना जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में ना ही ये देश यूएसएसआर के साथ जाएंगे, ना ही यूएसए के साथ जाएंगे, ये अपनी अलग पॉलिसीज़ रखेंगे, किसी और देश की नहीं मानेंगे। तो यही थी कि भाई आइसोलेशन की पॉलिसी, कि भाई हम लोग आप लोगों से अलग हैं, न्यूट्रल हैं, आप लोग लड़ाई झगड़े करें, हम जो सही होगा उसकी तरफ ही सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे। तो इंडिया भी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का पार्ट था और एक तरीके से हेड था, और काफ़ी सारे मीडिएटिंग रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन अमेरिकन एंड सोवियत अलाइंसेस। तो काफ़ी सारे जो अमेरिका के अलाइंस थे और सोवियत यूनियन के अलाइंस थे, मतलब उन कुछ देश जो इन दोनों देशों के साथ थे, उनके बीच में मीडिएशन, सुलह करवाने का काम भी इंडिया ने किया था। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर काफ़ी सारे देशों में वॉर्स भी हुई थी, जो कि डायरेक्टली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में नहीं हुई थी, बल्कि काफ़ी सारे अलग अलग देशों के बीच में हुई थी। तो उन लड़ाइयों को सुलझाने का काम इंडिया ने कई बार किया था। तो देखिए, लीडर्स हैं एशिया के, अफ्रीका के, जो कि बांडुंग में इंडोनेशिया में 1955 में मिले थे। तो लगभग 29 जो नए नए इंडिपेंडेंस मिली थी ना नए स्टेट्स को, तो अफ्रो एशियन नेशंस थे जो वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन से आज़ाद हुए थे, और अब वो मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अब आता है इसमें द नेशन 60 ईयर्स ऑन, तो 60 साल बाद इस देश में क्या क्या हुआ, इंडिया में क्या क्या हुआ। ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेटेड 6 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एज अ फ्री नेशन। तो 2007, क्योंकि ये जो बुक है ये 2008 में पब्लिश हुई है, अपडेट वगैरह वैसे तो करते रहते हैं, तो अगर 2007 की बात करें तो 60 ईयर्स हो गए, और अब तो लगभग 75 ईयर्स होने जा रहे हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। हम लोगों का फुल फ्लेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को माना है और क्या क्या किया है। इंडिया जो है आज भी यूनाइटेड है, एकजुट है, और हम आज भी डेमोक्रेटिक हैं। ये सारी की सारी हमारी अचीवमेंट है, जिसके लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए। काफ़ी सारे फॉरेन ऑब्जर्वर्स रहे हैं जिन्होंने ये फील किया है कि मतलब
जो लोग कहते थे कि इंडिया एज अ सिंगल कंट्री कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो टूट जाएगा अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में। तो अलग अलग रीजन मतलब ये समझते थे जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, इसी तरीके से इंडिया भी जैसे कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अलग अलग पार्ट्स में बट सकता है। काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगता था कि इंडिया में मिलिट्री रूल आ जाएगा। हाउएवर एज मेनी एज 13 जनरल इलेक्शन हैव बीन हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंस। लगभग 13 इलेक्शंस हमारे देश में इंडिपेंडेंस से अभी तक हो चुके हैं और इलेक्शंस जो हैं वो मतलब बहुत ही अच्छे से हुए हैं और हंड्रेड्स ऑफ लोकल और स्टेट इलेक्शन हो चुके हैं। हमारे देश की प्रेस जो है वो फ्री है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग फेथ्स को फॉलो करते हैं, फिर भी हमारा देश एकजुट है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। ऑन द अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स भी हमारे देश में परसिस्ट करते हैं डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज द अनटचेबल्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट फिर भी जिनको आज हम दलित कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस, काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंसा फेस करते हैं, काफ़ी भेदभाव फेस करते हैं। रूरल इंडिया में उनको जो दलित जिन्हें कहते हैं टेम्पल्स में नहीं घुसने दिया जाता, पार्क्स में नहीं जाने दिया जाता है, पब्लिक प्लेसेस इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते, डिस्पाइट जो सेक्युलर आइडियल्स हैं। देखिए सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ऐसा देश जो किसी एक धर्म को ना मानता हो, सारे धर्मों को इक्वली मानता हो। तो सेक्युलर आइडियल्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, बट देयर हैव बीन क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन मैनी स्टेट्स। काफ़ी सारे राज्यों में हम लोग देखते हैं कि जो दंगे वगैरह होते हैं धर्मों, अलग अलग धर्मों के बीच में, बट इन सबसे ऊपर उठ के अबव ऑल मैनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर। तो काफ़ी सही चीज़ें भी हुई हैं, बट काफ़ी चीज़ें हमने देखा है कि जो रिच और पुअर के बीच की जो खाई है एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड सम ग्रुप्स ऑफ इंडियंस हैव बेनिफिटेड अ ग्रेट डील फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे देश में काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, तो कुछ लोगों को उसके फ्रूट्स ज़्यादा मिले हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। काफ़ी सारे लोग बड़े बड़े हाउसेज़ में, मैंशंस में रहते हैं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी चिल्ड्रन हैं जो मतलब काफ़ी बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं उनके पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, वो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। हमारे देश में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, काफ़ी सारे अर्बन स्लम्स हैं, झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, काफ़ी दूर दराज के गाँव हैं जो आज भी कनेक्टेड नहीं हैं, बच्चे वहाँ पर बेसिक चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज़ करता है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब हम लोग संविधान के सामने सब बराबर हैं, बट क्या सच में ऐसा है? रियल लाइफ में कुछ इंडियंस जो हैं वो मोर इक्वल हैं दूसरों से। Judged by the standards it set itself at independence, the Republic of India had not been a great success, but it had been a failure either. But अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं रहे हैं तो हमें मतलब फेलियर भी नहीं है, हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है और काफ़ी कुछ नहीं कर पाए हैं और अचीव करने की राह पर हैं। अब इसमें चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। एल्सवेयर में आते हैं व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, कि भाई श्रीलंका में क्या हुआ था। 1956 में the year the states of India were recognized on the basis of language, the Parliament of Sri Lanka, the Ceylon था पहले श्रीलंका का नाम, अब श्रीलंका है, पहले सिलोन कहते थे उसे। उन्होंने 1956 में एक एक्ट लेकर के आए जिसमें सिन्हाला को इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने बना दिया। तो इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, काफ़ी सारे 21 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश में, 21 है 22 है, सॉरी यार, है ना। तो सिन्हाला जो है उन्होंने, श्रीलंका ने बना दिया कि सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला ही वहाँ की श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब सिन्हाला को ही सिर्फ और सिर्फ स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब सिन्हाला में ही बात करके पढ़ाएंगे टीचर्स, और कोई भी एग्ज़ाम देना होगा, कोई भी कोर्ट्स होंगे, उन सब में सिन्हालीज़ लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये नया एक्ट जो है वो तमिल स्पीकिंग जो माइनॉरिटी थी, जो कि आइलैंड के, क्योंकि आइलैंड है श्रीलंका, एक आइलैंड का मतलब होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो जो नॉर्थ वाले रीजन में रहते थे श्रीलंका में लोग जो कि तमिल भाषा बोलते थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई सिन्हाली भाषा को इतनी ज़्यादा प्रिविलेज क्यों दी जा रही है। उन्होंने, एक तमिल एमपी थे जो तमिल भाषा बोलते थे कि अगर आप हमें भाषा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं तो आप हमें सारे अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। यू आर होपिंग फॉर अ डिवाइडेड सिलोन, आप चाहते हैं कि सिलोन जो श्रीलंका है वो डिवाइड हो जाए। हम आपको मतलब एक तरह से वार्निंग कही थी कि डू नॉट फियर, आई एश्योर यू विल हैव अ डिवाइडेड सिलोन। आप चाहते हैं कि अगर डिवाइडेड सिलोन हो जाए तो जो सिलोन है, जो श्रीलंका है, वो डिवाइड ही हो जाएगा। अपोजिशन मेंबर्स हिमसेल्फ सिन्हाला स्पीकिंग प्रेडिक्टेड दैट इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट चेंज इट्स माइंड एंड इंसिस्टेड ऑन द एक्ट बीइंग पास, 2 टॉन लिटिल ब्लीडिंग स्टेट्स माइट येट
राइज आउट ऑफ वन लिटिल स्टेट। तो वो कहते हैं कि एक छोटा सा हमारा देश है, और अगर आपने ये जो भाषा वाली चीज़ है कि सिन्हालीज ही सिर्फ और सिर्फ हम अपनाएंगे तो एक देश होगा जिसमें मतलब शायद देश का बंटवारा भी हो जाए और दो छोटे छोटे देश बन जाए। और ऐसा खैर बंटवारा तो नहीं हुआ, पर दंगे बहुत ज़्यादा हुए श्रीलंका में। कुछ सालों बाद, कुछ डिकेड्स तक, कई दशकों तक जो है सिविल वॉर रही श्रीलंका में, और हुज रूट्स लाई इन इम्पोजिशन ऑफ सिन्हालीज लैंग्वेज। और ये दंगे क्यों हुए? ये सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब उसी देश के नागरिक आपस में लड़ने लगे, तो सिन्हालीज और तमिल स्पीकिंग लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें आपस में लड़ा करते थे, लड़ाइयाँ हुई। और another South Asian country, Pakistan, was divided into two when the Bengali speakers of the East felt that their language was being suppressed। तो इसी मतलब पाकिस्तान और पहले क्या था ना, जो बांग्लादेश था वो भी पहले पाकिस्तान का पार्ट था, बट बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है, तो बंगाली भाषा को वो लोग दबा रहे थे पाकिस्तान के लोग, उर्दू फैलाना चाह रहे थे, तो वो तो बंटवारा हो गया, बांग्लादेश अलग देश बन गया। अगर हिंदी को भी साउथ इंडियंस पे इम्पोज किया जाता, या फिर उर्दू को जिस तरीके से इस पाकिस्तान पे या सिन्हाली को बाकी पूरे के पूरे श्रीलंका पे इम्पोज किया गया था, क्या इंडिया में भी सिविल वॉर हो जाती और इंडिया के भी क्या मतलब टुकड़े हो सकते थे? इसका जो फियर था वो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल को था कि भाई लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो मतलब क्या होगा, बट अगर हम स्टेट्स बना देंगे ना तो शायद वो थ्रेटन ना करे इंडिया की यूनिटी को, रादर दे हैव डीपन्ड दिस यूनिटी। तो जो स्टेट्स का भाषा के आधार पर हम लोगों ने बंटवारा किया ना, उससे इंडिया की यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है और ज़्यादा डीपन हुई है, कम नहीं हुई है। वंस द फियर ऑफ वंस लैंग्वेज बीइंग सप्रेस्ड हैड गॉन, द डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप हैड बीन कंटेंट टू लिव एज अ पार्ट ऑफ लार्जर नेशन कॉल्ड इंडिया। तो एक बार उनका जो लैंग्वेज वाला फियर था वो चला गया, तो सब लोगों ने मिलजुल के एक देश की तरह रहना सीख लिया, और अच्छे से आज हमारा देश चल रहा है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट। थैंक यू।